नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय को मौसम के हवाले से पेश आ रही दिक्कतों पर शोध करने की जरूरत पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौसम या फिर कोई अन्य कारणों से आहत हो रहे गुज्जर बकरवाल समुदाय पर शोध करने की जरूरत है ताकि इन्हें हर किस्म की दिक्कत से छुटकारा दिलाया जा सके। जम्मू में आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुज्जर और बकरवाल समुदाय पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सरकार हालांकि कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ये योजनाएं हर समुदाय के लिए है, लिहाजा विशेष तौर पर गुज्जर बकरवाल समुदाय पर ही शोध होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट इस जिम्मेदारी को भली भांति निभा सकता है। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कैबिनेट मंत्री जावेद राणा सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे सामने आती थी तो वो दिल में समा जाती थी, तो मुझे उनको जानने का मौका मिला। जम्मू में सैलाब हुआ, ज्यादातर अगर पहाड़ी इलाकों में या जम्मू के आसपास दरिया के आसपास अगर नुकसान हुआ तो इस कम्युनिटी का हुआ। क्यों ना अब इस गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत एक अच्छा खासा रिसर्च सेंटर, जो कि रिसर्च पेपर्स, मतलब ये नहीं कि एक पेज में 4 पैराग्राफ लिखते, बल्कि डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स, 2-3 इश्यूज गुजर कम्युनिटी को लेकर, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज का असर गुजर कम्युनिटी पे, खाना बदोश लोग जो अपना माल मवेशी लेके गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, जो मौसम के बदलते हुए तरीकों से इस कौम पे असर पड़ रहा है, उसका आगे जाके इलाज क्या होगा, इन्हें हम बचा कैसे पाएंगे। गवर्नमेंट के पास स्कीमें हैं, जावेद ने वो स्कीमें गिनी, लेकिन वो स्कीमें जो है सबके लिए, अलग इस कौम के लिए जो ये मुश्किल का जो हम सामना कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच पाएंगे, उस पर आप सोच सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, तालीम के हवाले से बात हुई, बिल्कुल सही है। गुजर हॉस्टल भी बने, गुजर एडवाइजरी बोर्ड भी बना, मोबाइल स्कूल्स भी चले, कोशिश हुई कि गुजर कौम को जो है तालीम मिले, रिजर्वेशन का भी सिलसिला चला, लेकिन कितना फायदा इस कौम को रिजर्वेशन से मिला, कभी हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिजर्वेशन का असर कितना कितना गहरा, मतलब कहां नीचे तक गया, कितना हम इसको फैलाने में कामयाब हुए। तो क्यों ना एक रिसर्च पेपर रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का फायदा पूरी कौम को किस तरह मिल सकता है उस पर हम करें, ताकि आगे जाके कोई भी हुकूमत जो है सब कुछ नहीं जानती। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि रिसर्च पेपर्स वो लोग तैयार करें जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, यहाँ अक्लमंद लोगों की कमी नहीं है। अल्लाह के फजल से यहाँ पे रिटायर्ड अफसर, सर्विंग ऑफिसर, वकील, फिलोसोफर, टीचर, स्कॉलर सब यहाँ। वहीं उधमपुर मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमजद पठान का पार्थिव शरीर आज शाम तक मेंढर पहुंचने की उम्मीद है। मेंढर के पठाना तीर इलाके में स्थित शहीद के आवास पर मातम का माहौल है। जैसे ही शहादत की खबर इलाके में फैली, परिजनों के साथ साथ रिश्तेदारों
और स्थानीय लोगों की भीड़ उनके घर पहुंचने लगी। शहीद के आवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अफसरों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो कि परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। अमजद पठान ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान साहस का परिचय दिया और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस विभाग और स्थानीय लोग उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। वहीं शहीद का पार्थिव शरीर आज मेंढर पहुंचने तक सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पठाना तीर के इलाके में, जहां बीती रात को जो टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इनकाउंटर उधमपुर के इलाके में हुआ, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ग्रुप के एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जिनका नाम अमजद अली खान है। और अभी हम उसी इलाके में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पीछे मकान है, ये अमजद अली खान का मकान है, जहाँ सुबह से लगातार इस इलाके के लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके घर वालों से जो है वो गम में उनके शरीक हो रहे हैं। आपको बताएं कि ये लोग सुबह से जो है वो उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पहुंचे और हम लोग उस शहीद के पार्थिव शरीर का जो है वो दीदार करें। आपको बता दें कि यहाँ पुलिस के आला अफसरान जो है वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। आज जहाँ पठाना तीर का गांव के लोगों की आंखें नम है, वहीं पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भी आंखें नम है। पूरे हिंदुस्तान जो है वो आज अमजद अली खान के परिवार के साथ यहाँ पे है। आपको बता दें कि लगातार इस इलाके के लोग जो है वो यहाँ उनके घर आ रहे हैं और उनके गम में शरीक हो रहे हैं। तारिक काज़मी, गुलिस्तान न्यूज़, पठाना तीर। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया आज डोडा स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी तरफ से संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूचियों के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके उद्देश्य और पारदर्शी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार, भ्रामक और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया। अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ, निष्पक्ष और त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करना है, जिसमें कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी जनता की समस्याएं हल नहीं कर पाई और अब भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जागरूकता फैलाने और तथ्यों के साथ भ्रम फैलाने वालों का जवाब देने का भी आह्वान किया। नेहरू जी की बात की और कांग्रेस क्यों घुसपैठियों के साथ खड़ा होना चाहती है। मेरे देश का संविधान, जिसे राहुल गांधी अपने सिर पर उठाकर घूमते हैं, संविधान को मानते नहीं है। अगर राहुल गांधी संविधान को माने तो अनुच्छेद 325, 324, 326 के अंदर साफ लिख रखा है कि आपके देश के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव होने चाहिए, और फ्री एंड फेयर चुनाव के बाद यह भी लिखा गया कि कोई भी इंसान जो है वोट लिस्ट से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि वोटर कौन है। वोटर वो है जो देश का रहने वाला हिंदुस्तानी है। मेरे देश का वोटर क्या घुसपैठिया होना चाहिए? कांग्रेस ये चाहती है तो हमें क्लियर कर दे, बता दें कि घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का प्रधानमंत्री, घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस क्लियर कर दे कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए इस संविधान के आर्टिकल 324, 325, 326 को नहीं मानते। राहुल गांधी क्लियर कर दे। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो चलाना चाहते हैं तो देश का वो संविधान कहां जाएगा जिसको लेकर आप घूमते फिरते हो? तो लोगों को क्लियर कर दे। ईवीएम को लेकर जो हमेशा ईवीएम को कोसते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, राहुल बाबा को यह पता होना चाहिए कि आपके पिताजी लेकर आए थे। आपको लगता है आपके पिताजी ने गलती की थी? तो अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो यह बताना पड़ेगा उनको कि 2004 के जो चुनाव ईवीएम से लड़े गए उसमें तो कांग्रेस जीती। तो क्या किसी ने पूछा ईवीएम के बारे में? 2009 में भी आप जीते तो किसी ने पूछा आपको ईवीएम के बारे में? 10 बार आपने ट्रायल किए, विदेश में बैठ के ट्रायल किए, कोर्ट के अंदर बैठ के आपने ट्रायल किए, ईवीएम आपसे हैक हुई नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। एक मैनुअल, एक जो मशीन है उसको आप कैसे हैक करेंगे? ये कांग्रेस जरा जवाब दे दे। हारने पर जब आप हो तब आप ईवीएम को कोसना शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप नहीं कोसोगे क्योंकि आप जीत गए, कर्नाटक में आप नहीं, वहां पर आपका कर्नाटक में ये नाटक आपका नहीं चलेगा क्योंकि आप जीत गए हो। जब जब आप हारोगे, अब इस देश के लोग घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दे रहे, और घुसपैठिए जब वोट नहीं डालेंगे तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली भी जीतेगी। इसमें ईवीएम का कसूर कहां से? और क्या एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए?
क्या SIR की एक्सरसाइज पहली बार हो रही है? होनी तो 1947 में चाहिए थी, लेकिन आपके पास सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे इसलिए आपने नहीं की। लेकिन 1952 में नेहरू जी ने भी की, उसके बाद 2-3 बार नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई, इंदिरा गांधी जी ने करवाई, राजीव गांधी जी ने करवाई, मनमोहन सिंह जी ने करवाई, सभी ने करवाई। तो अगर हम अब SIR की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्लियर कर दे। कठुआ में साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर शहीदों को आज विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में विशेष आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, शहीद परिवार और कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और उनके साहस और उनके बलिदान को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने सैनिकों की वीरता का स्मरण करते हुए उनके अदम्य साहस को सलाम किया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को भी विशेष सम्मान के साथ फहराया गया। अपनी बारी 1 by 1 आकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। इसके साथ साथ ही जहां पर आप उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आशा वजन उठाने में और ये 13 दिन जो लड़ाई चली 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और 16 दिसंबर को जाके इस लड़ाई में हमने जीत हासिल की। और ये इतिहास में पहली बार है कि 93,000 पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको हमारे बहादुर सैनिकों ने उनको अरेस्ट किया, उनको पकड़ा और उनको बंदी बनाया। तो इतने लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर किया कि उनकी फोर्सेस को। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो भी उस टाइम लड़ रहे थे सारे, उनमें कितना शौर्य था, कितना जज्बा था अपने देश के प्रति, और उनने देश की इंटेग्रिटी को भी बरकरार रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको दिखा दिया कि जो भी कोई एट्रोसिटीज़ करेगा आम आदमी पे या हमारे मुल्क पे जो आंख उठाएगा उसके साथ ऐसा शुरू किया जाएगा। तो आज के इस मौके पे मैं हमारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सभी दिवस का फंक्शन, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल चहल जी और हमारे चेयरमैन जो हैं JNK एक्स वेलफेयर एसोसिएशन के कर्नल PL चौधरी जी, उनके वाइस चेयरमैन कर्नल वेद शर्मा जी और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये वक्तन हमारे जो जितने भी आर्मड फोर्सेज के रिलेटेड डेज होते हैं उनके बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी एक देशभक्ति की इनमें कूट की भावना भरी हुई है कि अपने लेवल पे सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और आज के दिन इन्होंने वीर नारी को भी सम्मानित किया जिनके परिवार के सदस्य उस टाइम जिन्होंने जान दी, तो वो वीर नारी को भी सम्मानित किया। और जितने भी आज सारे हमारे बैटल लोग आए इनको भी मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो दिवस है 16 दिसंबर जी कहीं ना कहीं हमें हमारी आने वाली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन देता है कि हमने जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनकी शहादतों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे देश की इंटेग्रिटी के खिलाफ हो, हमारे लोगों का भाईचारा जो खराब करे, ऐसी चीज़ के बारे में हमने। जिला कठुआ में युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजित अंडर 19 यूटी स्तर की जूडो टूर्नामेंट का आज आयोजन किया गया, जहां पर आज इसकी शुरुआत हुई। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 11 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। वहीं टूर्नामेंट का उद्घाटन कठुआ के DC राजेश शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी सीखते हैं और इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना बताया गया है। आज के इस यूटी लेवल का कंपटीशन है वो स्टार्ट हो रहा है और हमारा यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसी का आज हमने यहाँ पे उद्घाटन किया, स्टार्ट किया। फर्स्ट गेम यहीं होगी अभी। तो मैं जो स्पोर्ट्स पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मुबारकबाद दूंगा, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट को भी मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो इस तरह की प्रक्रिया जो है एक्टिविटीज़ हैं वो आगे भी करते रहें। और स्पोर्ट्स पर्सन को मैं बेस्ट विशेज़ कन्वे करूँगा और बाकी बच्चे जो हैं उनको भी मैं ये अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें
ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छे हैं। और स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुंछ डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई और ये चैंपियनशिप स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन की देखरेख में आयोजित की गई थी। इसके समापन के मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स पुंछ नीरज शर्मा मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने की विजेताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखकर अनुशासन, आत्मविश्वास और एक सेहतमंद समाज बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को बॉक्सिंग जैसे खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अच्छा लगा, हमारे नौजवान बच्चियां हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े उनका जो हौसला था उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि रिमोट होने की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है रिमोट है, लेकिन स्पोर्ट्स के जज्बे में कोई कमी नहीं है और ना ही फैसिलिटीज़ में कोई कमी है। और आशा करते हैं इन बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि आगे अच्छा खेलें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पुंछ का नाम रोशन करें और इस एरिया को एक देश के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ें। यहाँ पे आज बहुत मुझे खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है। इस चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हम पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कब ये आएगी और हमें खेलने का मौका मिलेगा। और मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी, आजकल लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया को छोड़ के अगर बॉक्सिंग वगैरह या और भी गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और नशे से हमें दूर रहना चाहिए जितना हो सके और गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है आज, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि इस बार हमने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखी है बॉक्सिंग में बच्चों की, जो कि सिर्फ इस रिंग की वजह से हुई है। यहाँ पे 2 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होते हुए, एक बार स्टेट भी करवाई है हमने। हमारी पूंछ मतलब बहुत प्रोग्रेस की है पूंछ के बच्चों ने, जब से यहाँ पे रिंग लगी हुई है। रिंग की वजह से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। पहले तो हमें ऐसा होता था कि हम लोग बिना रिंग के खेले यहाँ पे ग्राउंड पे खेल के स्टेट वगैरह में चले जाते थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं था। रिंग आने के बाद हमें बहुत आइडिया हो गया कैसे खेलना है, क्या करना है, हमें काफ़ी बेनिफिशियल है ये। और रिंग की वजह से आज हमारे पास इतनी पार्टिसिपेशन भी है बॉक्सिंग की। सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ अपना मतलब वो लाएं, अपनी अटेंशन लाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाकी सब चीज़ों से मतलब नशे हो गए या फिर कोई और एक्टिविटीज़ होगी उनसे फार बेटर है। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं स्पोर्ट्स में आके, हमारी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये हमारे लिए मतलब स्पोर्ट्स एक हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट बन जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन जाता है। इन फ्यूचर हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है अगर हम स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे बड़ी बात है आपने पार्टिसिपेशन का कहा कि यहाँ के ये 4 ग्रुप है हमारे, सब जूनियर, जूनियर, यूथ और सीनियर, और इसमें मेन चीज़ है कि जो हमारी गर्ल्स भी हैं, और गर्ल्स इस बार 8 से 10 बच्चियाँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और टोटल पार्टिसिपेशन जो है ना इस बार पिछले 23 से 24 साल का मैं कहता हूँ हिस्ट्री क्रिएट किया है। फर्स्ट टाइम ये 70 को टच किया है खाली डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप को। ये हमारे पुंछ के लिए स्पेशल। सुरनकोट के डीएफओ मुश्ताक चौधरी ने अपने स्टाफ के साथ डन्ना शाहस्तार में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, जो वन विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं, और ये सभी विकास कार्य इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर के वन मंत्री जावेद राणा और सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम द्वारा सुरनकोट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से इलाके के विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। मिनिस्टर के साथ आया था, बहुत सारी डायरेक्शन हमें मिली थी उनकी तरफ से, तो ज़्यादा फोकस हमारा इस एरिया में फ़िलहाल जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, क्योंकि ये शास्तार एक बड़ी एक ना हेल्थ रिजॉर्ट टाइप का है, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन से और हायर अप्स की मदद से इस साल हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिला है। 2 हमारे हार्ट से जिनका एक ही स्लैब पड़ चुका है आज,
कल पड़ चुका है, तो 1-2 दिन में दूसरी बिल्डिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा हमारा इसी विसिनिटी में हमारा एक जड़ांग गली में एक रेस्ट हाउस है जो कि हाईवे के ऊपर है, जिसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है वहाँ हाई पे, क्योंकि हमारा कोई भी बीजी से लेके पुंछ तक या बीजी से लेके पीरगल तक हमारा कोई ऐसा कोई रेस्ट हाउस नहीं था। तो ये सरकार का बड़ा गिफ्ट है। उसको बार बार देखना पड़ता है काम की क्वालिटी क्वांटिटी को चेक करने के लिए। इको पार्क भी बन रही है इस एरिया में कोई? बिल्कुल, हमारे साथ इको पार्क बन रही है एक। ये भी एक हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सास्की करके है, उसके अंडर है। तो हमारा वो भी नियर कंप्लीशन है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम मार्च में इसको पूरा 100% कंप्लीट देंगे। हाँ। पब्लिक के लिए खोल देंगे इसको। नहीं, सारा कुछ पब्लिक के लिए बन रहा है। उसके साथ बनने के साथ हमारा मैसेज ये है कि हमारे आप ये एंजॉय भी कीजिए, पार्क में बैठिए, आप रेस्ट हाउस में बैठिए, हाट में बैठिए, लेकिन साथ में हमारे जंगल की हिफाजत कीजिए और प्लांटेशन कीजिए। बस ये कह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है टन्ना शास्तार में, और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद मंदराना और चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं और डीएफओ साहब ये जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्क बन रही हैं, तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, लोग बाहर के लोग भी आएंगे यहाँ पे, सबको अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, अब जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल खुश हैं इससे हम। तो ये कहेंगे कि ऐसे काम चलने चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जो है इसमें हमें भी फ़ायदा होगा, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो इसमें कोई पार्क वगैरह बनेंगे, ये वो सब का इसका हम ये एमएलए साहब का और अपने कैबिनेट मिनिस्टर साहब का इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जो डिपार्टमेंट का काम शुरू करवाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है हम इसकी बहुत बड़ी सराहना करते हैं और ख़ास करके हम डीएफओ अपने पुंछ और एमएलए सुरनकोट को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास जावेद राना साहब को इस बात की जो है मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारा जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ये एक जो है ये रोड जो है ये ग्रिफ की रोड थी, बॉर्डर रोड थी, यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी इसके अलावा और कोई नहीं थी। भी यहाँ पे जो टूरिज़्म का जो ये फॉरेस्ट का जो ये बन रहा है, क्या नाम है, यहाँ इको पार्क बन रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट के जो हिसाब से यहाँ पे जो हट बन रहे हैं, तो इससे आने वाले वक्त के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ और भी बेहतरी होगी और यहाँ की बेरोज़गारी में हो सकता है कि कुछ कमी आए, क्योंकि ये आपने खुद देखा कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। पुंछ में ऑल डेली वेजर पीएचई एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से चुनाव के दौरान किए गए तमाम वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि वर्षों से वो नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा का अगला सत्र शुरू होने से पहले उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वो विधानसभा के सामने धरना देने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार की अनदेखी ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। उन्होंने सरकार से जल्द संवाद शुरू कर समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। और इसका कारण ये है कि पिछले कई सालों से हम लोग लगातार एजिटेशन कर रहे हैं अपनी 3 जायज़ डिमांडों को लेकर के, जिसमें हमारी पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, दूसरा हमारा सत्र जो है जो हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने दबा के रखी हुई है, और तीसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ ही यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल उसको लागू नहीं किया गया। परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के बेनिफिट मिले लेकिन डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया गया। तो नंबर्स हम देने को तैयार हैं, हम पीएचई की बात करेंगे, हम 60,000 परिवारों की लोगों की बात नहीं कर रहे। हर डिपार्टमेंट में लीडरशिप है, अपनी अपनी बात वो करें, हम सिर्फ और सिर्फ पीएचई की बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पीएचई का एक अलग SRO बने। एसेंशियल सर्विस अगर पीडीडी है तो पीएचई भी एसेंशियल सर्विस है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हक की बात करने के लिए हमारे उस दरवाजे पे जाएंगे जहां हमें 1% उम्मीद होगी। आज उमर साहब के पास सत्ता है, आज पावर है और उस मालिक ने उनको दोबारा ये मौका दिया है कि जो आप 2014 में पूरा नहीं कर सके आज पूरा कीजिए। इसी के साथ हम अपने साथियों को प्रोविंस के मोबिलाइज करने वाले हैं। अदर असेंबली सेशन में हमारे हक में पहले दिन ही
बात नहीं हुई तो हम लगातार जैसे मेरे साथी सड़कों में रहेंगे। जब तक ना अपना हक मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अपने बच्चों को ये कहेंगे हम आपके लिए ईमानदार से लड़े, सामने में सरकार बेईमान थी लेकिन हम अपने लिए पूरी ईमानदार से लड़े और हमें उम्मीद है कि उमर साहब को। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।